हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नया लर्निंग वीडियो के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप खुद को भी वेलकम कीजिए, क्योंकि आप एक नया चीज़ भी सीखने वाले हैं कि किस तरह हम एक कंपनी को एनालिसिस करते हैं, उसका फंडामेंटली एंड टेक्निकली किस तरह हम देखते हैं कि उसमें क्या पोटेंशियल बन रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है फंडामेंटली या टेक्निकली, जिसमें हम उसमें बाय या सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम सीख रहे हैं ये सिर्फ इसका एक छोटा सी पार्ट है, यानी एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए बहुत सी नॉलेज एंड एजुकेशन की ज़रूरत पड़ता है। हम इधर यूट्यूब में जो डिस्कस करते हैं उस नॉलेज का छोटा सा पार्ट ही हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आप कहीं भी अगर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आप इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किसी भी मेंटर या गुरु से अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीखिए। ठीक है, तो बात करते हैं डिविस लेबोरेटरीज के बारे में। तो डिविस लेबोरेटरीज अपने ऑल टाइम हाई से कम 50% नीचे आ गया था। उसके बाद अभी जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ये अभी अपना 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसमें ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि इसमें हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढें? तो इससे पहले इसका देख लेते हैं फंडामेंटली अगर देखें तो डिविस लेबोरेटरी करता क्या है। अगर डिविस लेबोरेटरी देखते हैं कि क्या करता है कि मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स एपीआई इंटरमीडिएट्स। एपीआई क्या होते हैं? एपीआई होते हैं, अगर हम इसको सर्च करें तो एपीआई बेसिकली क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी जो मेडिसिन्स बनते हैं या फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन्स बनते हैं उसके लिए जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं ये कंपोनेंट प्रोवाइडर है। यानी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए जो कंपोनेंट या जो पार्ट की ज़रूरत पड़ता है, जिसके केमिकल के साथ मिला के जो पार्ट बनता है ये प्रोवाइड करते हैं ये। उसके साथ साथ क्या देखना है, ये क्या करता है कि न्यूट्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, अगर आप देखिएगा, ये होते हैं इस तरह का कि जहाँ पे जो फूड और पार्ट ऑफ फूड डाइटरी सप्लीमेंट्स क्लेम टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। यानी हम जो टैबलेट लेते हैं उस जो अब जो विटामिन टैबलेट लेते हैं उस विटामिन टैबलेट में जो विटामिन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी इस तरह का आप देखें कोई भी विटामिन टैबलेट आप लेते हो उसमें जो विटामिन की जो पार्ट रहता है उसको केमिकल के साथ मिला के जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं ये प्रोवाइड करते हैं ये कंपनी, तब जाके विटामिन टैबलेट बनता है। तो इस तरह का ये काम है, यानी ये फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है। ठीक है, अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो क्या नजर आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें कि कंपनी अच्छे खासे तरीके से अपना ग्रो कर रहा है। कैसे? अगर हम देखें इस चीज़ को कि 2012 से अपना सेल्स जहाँ पे करीब 1800 से अभी बढ़ के कितना हो जाए 7000। ठीक है, नेट प्रॉफिट जहां पे बढ़ते बढ़ते इनका बढ़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था 2022 एंड 21 एंड 22 में। कितने? 21 एंड 22 में इन लोगों का नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा था, जैसे कि 2012 के बाद इन लोगों का बढ़ रहा था सिस्टमेटिकली। मगर 2021 एंड 22 में बहुत ही ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ चुका था, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा था। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन थे आपका कोरोना की वजह से उस टाइम इन लोगों का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा था। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन लोगों का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट घट चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी खराब हो गया क्या? इसका मतलब कंपनी खराब हो चुका है? नहीं। अगर आप देखोगे कि 2018-19 में जिस तरह का सेल्स था अभी भी उससे ज़्यादा सेल्स या नेट प्रॉफिट है। कोरोना की वजह से इन लोगों का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट बढ़ा था, मगर अभी जब कोरोना ठीक हो गया है उसकी वजह से इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट वो थोड़ा सा अगले 2 साल से घट चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो चुका है, कंपनी का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है। देखिए, कोई भी बिजनेस प्रोफाइल को समझना होगा, ये बिजनेस प्रोफाइल किस तरह चलता है, इसका अचानक सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ने के पीछे रीजन क्या है और घटने के पीछे रीजन क्या है, आपको ये समझना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ से अगर देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ग्रोइंग कंपनी है।
अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। ये पार्ट अगर देखेंगे इसमें भी आपको पता चलेगा, ये पार्ट देखेंगे तो इसमें भी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में क्या देख रहे हैं कि ये कंपनी अपना जो रिजर्व है ये लगातार बढ़ रही है, यानी 2000 करोड़ से ये कंपनी बढ़ते बढ़ते करीब 12000 करोड़ तक अपना रिजर्व को पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करके। और बैलेंस शीट में जिस तरह मैं हर बार बोलता हूं कि अगर किसी कंपनी का डेप्ट जितना भी कम रहेगा या लोन फ्री रहेगा ये बेहतर है। ये कंपनी एकदम भी लोन फ्री है, एकदम भी लोन फ्री है। एंड साथों साथ इसका जो फिक्स एसेट है जहां पे 700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी 4600 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। साथों साथ हम ये भी देख रहे हैं कि CWIP लास्ट क्वार्टर में या लास्ट साल में 2023 के बाद इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाया है, यानी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग बढ़ा रहे हैं। क्यों? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो अगर इन लोगों का कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ता है तो फ्यूचर में इन लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ क्या देखते हैं कि इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है, ये प्रोमोटर होल्डिंग काफी हद तक पोटेंशियल प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% से भी ज्यादा है। FI एंड DI ने अपना स्टेक अच्छी तरीके से बरकरार रखा है। एंड पब्लिक होल्डिंग कम है, यानी 11% है। 30% से अगर पब्लिक होल्डिंग किसी कंपनी में है, 30% से कम अगर पब्लिक होल्डिंग है तो ये कंपनी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट मूवर के पास जो प्राइस को मूव करते हैं, ये पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास उस कंपनी का शेयर है कि नहीं है, इसको देखना पड़ता है। उसके आधार पर हम ये जज करते हैं। तो इनको और भी डिटेल तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि इनका कॉन्फ्रेंस कॉल, क्रेडिट रेटिंग्स, एनुअल रिपोर्ट, किस तरह एनुअल रिपोर्ट पढ़ा जाता है, किस तरह क्रेडिट रेटिंग पढ़ा जाता है, किस तरह कॉन्फ्रेंस कॉल को ट्रैक किया जाता है। ये चीज आपको डॉट टू डॉट जानना चाहिए एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए आपको कोई भी गुरु और मेंटर के साथ लेना होगा, तब जाके आप इस चीज को अच्छी तरीके से जान पाओगे। ठीक है, तो अभी क्या देख रहे हैं, इसका टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली देखने से पहले इसका थोड़ा सा पार्ट ये देख लेते हैं कि वैल्यूएशन किस तरह है, यानी जो प्राइस चल रहा है उसका वैल्यूएशन किस तरह है। ROCE इनका सही है, 19% से जब भी ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें लास्ट 5 साल का हिसाब से, क्या देख रहे हैं 49.6, अभी कितना चला है 70 के करीब, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से ओवर वैल्यूएशन है। ये ओवर वैल्यूएशन कैसे कम हो सकता है, यानी ये PE रेशियो कैसे कम हो सकता है? अगर इन लोगों का अर्निंग बढ़ जाए, यानी और EPS बढ़ जाए। अगर EPS बढ़ जाता है तो PE रेशियो घट जाएगा। तो हम लोगों को क्या नजर रखना होगा इन फ्यूचर, इन कंपनियों का जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट, इसमें इन लोगों का नेट प्रॉफिट पहले से क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान देना होगा। मगर अगर हम इसमें देखें, अभी टेक्निकली इसमें एक पोटेंशियल शो हो रही है। किस तरह का पोटेंशियल शो हो रही है देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, इस लेवल पे अभी जो टाइम फ्रेम है ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखिएगा, एक जो लेवल निकल के आता है, ये जो लेवल, यानी अगर आप देखिएगा इस लेवल पे मल्टीपल ऑफ टचिंग हुई है, यानी मल्टीपल यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा गया है इस लेवल पे, यानी इस लेवल पे बायर या सेलर एक्टिव होते हुए नजर आता है। इस लेवल पे देखिए हर बार इस लेवल पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल एक अलग ही लेवल था, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना, बाद में ये ब्रेक होने के बाद रेसिस्टेंस बन चुका है या बना है। मगर अभी जो प्राइस एक्शन शो हो रही है इसमें मुझे एक अलग ही पैटर्न नजर आ रहा है। आप इस पैटर्न के बारे में ऑलरेडी जानते हो, फिर भी हम इसको देखते हैं। एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए किस तरह, पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कहाँ पे, ये, ठीक है। अभी देखो किस तरह ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर काम करता है। ये आया, ये अपना लेफ्ट शोल्डर बना है, फिर हेड बना, फिर क्या हुआ, फिर राइट शोल्डर बना, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था। देखो ब्रेकआउट देने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड ले लेंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल होते हैं इसके हाई के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है नेक्स्ट कैंडल, तब जाके हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ,
अगर कोई भी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट देते हैं जो कैंडल से, उसके हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तब जाके हम एंट्री लेते हैं। यानी जो ब्रेकआउट कैंडल होते हैं उसके हाई के ऊपर सेकंड कैंडल क्लोजिंग देने के बाद ही हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है इसके हाई पे ऊपर सेकंड कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम एंट्री ले लेंगे। मगर अभी जिस तरह का पैटर्न बना है, जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और प्राइस इस लेवल से, यानी जो राइट शोल्डर का लो है उस लेवल से प्राइस रिएक्ट होते ऊपर जा रहा है, यानी और एक शोल्डर बन रहा है, और एक शोल्डर बन रहा है। देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शोल्डर राइट शोल्डर बन सकता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ राइट शोल्डर बन सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर मल्टीपल ऑफ शोल्डर बनता है तो इसका पोटेंशियल और भी ज्यादा रहता है। जब भी प्राइस इस लेवल पे ब्रेकआउट देता है और उस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो एंट्री होगा ही होगा, ये हर कोई करेगा। मगर खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ी करेगा उस लेवल पे जहां पे प्राइस को डिस्काउंटेड लेवल पे और भी सस्ते भाव पे मिल रहा हो, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। तो जिस लेवल से वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है इस लेवल से भी बाई हो सकता है। और अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आता है, यानी ये जो वेव गया है इसका अगर पुल बैक लेता है और इस एरिया में आता है, यानी पुल बैक लेने के बाद इस एरिया पे या इस एरिया पे आने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। अगर वीकली अगर लेते हैं तो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कम से कम जो हेड का जो डेप्थ है, हेड का अगर डेप्थ जितना है उतना हम टारगेट ले सकते हैं। यानी प्राइस अभी जिस लेवल पे है, अगर देखिए प्राइस अभी जिस लेवल पे है यानी 3800 के पास है, वहां से अगर देखें टारगेट कितना हो सकता है हम लोग का? टारगेट हो सकता है इस लेवल पे, यानी 5000 के ऊपर हम लोग का टारगेट है। तो ये कितने परसेंट रिटर्न, अगर हम देखें अभी जिस लेवल पे है प्राइस वहां से कितने परसेंट की रिटर्न हो रहा है? वहां से करीब प्राइस का रिटर्न हो रहा है करीब 38% रिटर्न। ये 38% रिटर्न शायद आपको लेने के लिए 1 साल भी लग सकता है, 6 महीना भी टाइम लग सकता है। देखिए दो चीज हम लोग के हाथ में नहीं है, जैसे कि मार्केट वोलेटिलिटी ही नहीं है, या जो टारगेट अचीव होने के लिए जो टाइम पीरियड वो भी हम लोग के हाथ में नहीं है। क्योंकि ऑपरेटर किसी भी टाइम किस स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है या और धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा, ये फुल्ली डिपेंड करता है ऑपरेटर के पास। इसलिए आप पोजीशन लेना है या ले लेना है, ये जो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है उनसे बात कीजिए। मैं जिस तरह से स्टॉक को देखता हूं, मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूं, उसके आधार पे मैंने ये जज किया है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं कि इसमें ये अपॉर्चुनिटी शो हो रही है कि हम इसमें अपॉर्चुनिटी ले सकें। ऐसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इससे पहले मैंने 2-3 स्टॉक के बारे में भी बात किया था, जैसे कि टानला प्लेटफॉर्म को, क्या 2 वीक्स पहले अगर टानला प्लेटफॉर्म को देखेंगे 2 वीक्स पहले, तब उसका प्राइस कितना चल रहा था? टानला प्लेटफॉर्म को जब 2 वीक्स पहले हमने देखा था तब इस लेवल पर प्राइस था, इस लेवल पे, ये इस लेवल पे प्राइस था। अभी कितना हाई गया था? 23% रिटर्न दिया विद इन 2 वीक्स के अंदर। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है आप ये देख सकते हो, ये टानला प्लेटफॉर्म, उसके बाद SBI कार्ड को लेके मैंने जो वीडियो बनाया है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके जिस वीडियो बनाया है, और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं खास करके इन लोगों के लिए मैंने व्हाई 90% पीपल आर लूजिंग मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं जो मेरे अपडेट होते हैं मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में भी देता हूँ, जिन लोगों को इंटरेस्ट है ये लोग जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये वीडियो दिया था मॉर्निंग में ही येस्टरडे कि कहाँ पे हमको पुट लेना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद क्या रिजल्ट आया इसको भी मैंने शेयर किया है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह हम इस चीज़ को और भी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।